जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अद्भुत प्यारी सी हृदय को स्पर्श कर लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। आज की इस लीला कथा को सुनकर आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका विश्वास लड्डू गोपाल के प्रति आपका प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। आप यह समझ पाओगे कि आपके घर विराजित लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति नहीं है, उनमें भी प्राण है, उनमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजित है, जो आपके हर एक बात को बड़े गौर से सुनते हैं, आपकी हर विपत्ति को बड़े ध्यान से समझते हैं और आप भक्तों को कब क्या चाहिए, कब किस चीज की आवश्यकता है, कब आप संकट में हैं, कब आपको ठाकुर जी की सहायता की आवश्यकता है, आप भक्तों को कब किस मुसीबत से बाहर निकालना है, आप भक्तों को लड्डू गोपाल की कृपा की कब आवश्यकता है, सब आपके लड्डू गोपाल को पता है। और दोस्तों यकीन मानिए, जब आप किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं, जब आप किसी ऐसे मुसीबत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकल पाना लगभग असंभव हो जाता है और आप चारों ओर देखते हैं, आपके आसपास आपको कोई भी सहारा नजर नहीं आता, उस समय उस स्थिति में अगर आप सच्चे हृदय से अपने लड्डू गोपाल को पुकारते हैं ना, आपके घर विराजित लड्डू गोपाल को याद करते हैं, तो आपके कान्हा किसी न किसी रूप में आपके आसपास जरूर पहुंच जाते हैं और आपको उस घनघोर मुसीबत से बाहर निकालते हैं। इस बात को हमेशा यकीन मानिए और आज की यह लीला कथा आपके विश्वास को बढ़ाएगी, आपके भक्ति को प्रगाढ़ करेगी। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बर्धमान की रहने वाली मधुमिता जी ने। मधुमिता जी कहती हैं कि मैं अपने मम्मी पापा की एक लौती संतान हूँ। मैं, मेरे मम्मी और मेरे पापा हम बर्धमान में रहते थे और यही मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरे दादा दादी भी हैं, पर वो हमारे पैतृक गांव में मेरे चाचा चाची के साथ रहते थे। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी तभी मेरे पापा की मृत्यु हो गई। अब पापा के मृत्यु के बाद मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल अकेले हो गए थे। मेरे दादा दादी ने हमें अपने साथ रहने के लिए पैतृक गांव भी बुलाया था, पर वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाती और सबसे बड़ी दिक्कत तो पैसे की थी। मतलब पापा के चले जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी मेरी मम्मी पर आ गई थी। अगर उस समय हम हमारे पैतृक गांव चले जाते तो वहाँ मेरी मम्मी क्या काम करती? गांव में तो कोई ऐसा काम भी नहीं है और मेरी मम्मी शिक्षित है, पढ़ी लिखी है और जब मेरे पापा जिंदा थे तभी से मेरी मम्मी घर पर ही ट्यूशन पढ़ाती है। अब पापा के चले जाने के बाद मेरी मम्मी ने ट्यूशन को और भी बढ़ा लिया। अब मम्मी घर पर बहुत सारे बच्चे को कोचिंग पढ़ाती है। मेरी मम्मी ने घर पर ही कोचिंग सेंटर खोल लिया था। फिर मेरी मम्मी मेरा पालन पोषण करने लगी और मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया भी। मधुमिता जी कहती हैं कि मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, साधारण तरीके से रहती हूँ और मैं बहुत साधारण सा जीवन जीना पसंद करती थी। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी, भगवान की भक्ति करती थी। मतलब भगवान के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भक्ति तो थी, भगवान को मैं मानती भी थी, पर प्रत्येक दिन पूजा पाठ करना, घंटों ठाकुर जी के सामने बैठे रहना, ऐसा मैं नहीं कर पाती थी। कारण यह था कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। पर मैंने अपने मम्मी को हमेशा से लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था। मैं बहुत छोटी थी तभी से मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती है। बाल गोपाल को मैं भी बहुत मानती थी। ठाकुर जी के प्रति मेरे मन में भी श्रद्धा भक्ति थी। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की है, लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती है और मेरी मम्मी ही हमेशा मेरा अच्छा बुरा सब कुछ कान्हा से मांगा करती है। कान्हा के आगे मेरे लिए प्रार्थना भी करती है। तो मैं भी हमेशा यही सोचा करती थी कि मेरे लिए बेहतर क्या है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। मेरी मम्मी को तो सब कुछ पता है और मेरी मम्मी लड्डू गोपाल से मेरे लिए प्रार्थना तो करती ही है, हमेशा मेरे लिए मेरा अच्छा मांगती है। तो फिर मैं अलग से लड्डू गोपाल से भला क्या मांगूं? फिर मैं अलग से लड्डू गोपाल से क्या प्रार्थना करूं? मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी को सब पता है कि मुझे क्या चाहिए। मेरी मम्मी ही कान्हा से मेरे
मेरे लिए प्रार्थना कर लेती है। इसलिए मैंने कभी भी लड्डू गोपाल से कुछ भी नहीं मांगा। पर मुझ जैसे साधारण सी लड़की के जीवन में लड्डू गोपाल इतनी बड़ी लीला करेंगे, मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार करेंगे, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मधुमिता जी कहती हैं कि मैं हमेशा विश्वास रखती हूँ कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है कहीं न कहीं वो ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है। पर मुझ जैसी लड़की के साथ कभी ठाकुर जी इतनी बड़ी लीला करेंगे, यह मेरे सोच के परे था। अब बहुत सारे लोगों के लिए यह साधारण सी घटना हो सकती है, पर मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। मेरे ठाकुर जी की असीम कृपा ना हो तो हमारे जीवन में ऐसा चमत्कार नहीं होता, ऐसे संयोग नहीं होते। मधुमिता जी कहती है कि प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी मैं अपने कॉलेज गई थी और कॉलेज के बाद सप्ताह में 3 दिन मुझे कोचिंग जाना पड़ता है। जिस दिन मुझे कोचिंग जाना होता है उस दिन मैं कॉलेज के बाद होटल में जाकर कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद कोचिंग चली जाती हूँ। मेरे घर से कॉलेज की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की है, तो मैं प्रत्येक दिन बस से ही आना जाना करती हूँ। अब उस दिन भी मुझे कॉलेज के बाद कोचिंग जाना था, तो कॉलेज से निकलने के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं पहले जाकर कुछ थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद कोचिंग चली जाऊंगी। अब हमेशा की तरह उस दिन भी मैं एक होटल में जाती हूँ और वहाँ अपने पसंद का कुछ खा लेती हूँ। अब नाश्ता करने के बाद मेरे जीवन में घटती है वो विपत्ति। नाश्ता करने के बाद जब मैं होटल वाले भैया को बिल देने के लिए जाती हूँ, तब क्या देखती हूँ कि मेरे बैग में तो मेरा पर्स है ही नहीं, जिस पर्स में मैं पैसे रखती हूँ। अब सुबह क्या हुआ था, जब मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी तो टेबल पर ही कुछ छुट्टे पैसे रखे थे, तो मैंने उसे उठा लिया और वही पैसे मैंने बस वाले को किराया भी दे दिया। तो उस समय मेरे बैग में पर्स नहीं है, यह मैंने चेक भी नहीं किया। बस वाले को देने के लिए मेरे पास तो छुट्टे पैसे मेरे हाथ में ही थे, तो शायद मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पर मैं अब क्या करूं, होटल वाले को मैं पैसे कहां से दूं? अब ऐसा है कि मैं अपने कॉलेज वाले बैग में कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखती हूँ। पर्स के अलावा भी मैं अपने कॉलेज वाले बैग में कुछ पैसे रख लेती हूँ। मैंने सोचा कि मेरे बैग में जरूर कुछ पैसे पड़े होंगे, इसीलिए मैं अच्छे से अपने बैग में ढूंढने लगती हूँ। पर ये क्या, यहाँ एक और विपत्ति घटती है। मेरे बैग में उस दिन बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, मधुमिता जी कहती हैं कि यह घटना 2010 की है। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, सेकेंड ईयर की छात्रा थी। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल फोन होता है, पर उस समय मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था जो मैं अपने घर पर मम्मी को कॉल कर सकूं और अपने मम्मी को बता सकूं। और मैं यह भी सोच रही थी कि मैं अपने मम्मी को बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मधुमिता जी कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि क्या मैं होटल वाले को जाकर सारी सच्चाई बता दूं? क्या वो मेरा विश्वास करेंगे? क्या वो मेरे लिए कल तक का इंतजार करेंगे? और वैसे भी कल आकर मैं इन्हें पैसे तो दे ही दूंगी। पर परेशानी यह भी थी कि जिस होटल में मैं प्रत्येक दिन नाश्ता करती हूँ वो होटल संयोग से आज बंद था, इसीलिए मैं एक नए होटल में नाश्ता करने आई थी। अब वो व्यक्ति तो मुझे पहचानता भी नहीं है, होटल वाला व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा भी या नहीं, यह भी मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सच में बहुत डर गई थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। मधुमिता जी कहती हैं कि मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह बात बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, बहुत बड़ा मैंने कोई अपराध भी नहीं किया था, पर किसी होटल में जाकर वहाँ पर कुछ खा लेना और उसके बाद अगर हम उसे पैसे ना दे सके तो वहाँ कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें सबके सामने 4 बात सुनने को मिल सकते हैं, सबके सामने हमें शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ सकता है। यह तो आप लोग भी समझ सकते हैं। फिर भी मेरे पास कोई रास्ता तो था ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर होटल वाले को एक बार सब कुछ सच सच बता देती हूँ, शायद वो मेरी बात का विश्वास कर ले। और जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत साधारण सी लड़की हूँ और साधारण जीवन यापन ही करती हूँ, तो घुमा फिरा कर बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सीधा सीधा होटल वाले के पास गई और उन्हें पूरी बात साफ साफ मैंने बता दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अपना पर्स शायद अपने घर पर ही भूल गई हूँ और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं कल आकर आपको पैसे दे दूंगी। पर होटल वाले जो अंकल थे वो मेरी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने सीधे शब्दों में मुझे कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप अगर यहाँ से जाती हैं तो आपको बिल देकर ही जाना पड़ेगा, तभी हम आपको यहाँ से जाने देंगे। मतलब उन्होंने मेरी परिस्थिति को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और कहने लगे कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप कल आकर हमें बिल देकर जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं ऐसा करने बैठ
घट है ना तो दिन भर में आप जैसे 10 कस्टमर आ जाएंगे। मधुमिता जी कहती हैं कि मैं उनसे बार बार कह रही थी कि आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं कल आकर आपके पैसे देकर जाऊंगी और मैं प्रत्येक दिन आपके बगल वाले होटल में नाश्ता करने आती हूँ, पर आज वो होटल बंद है, इसीलिए मैं आज पहली बार आपके होटल में नाश्ता करने आई थी। पर इतना कुछ बोलने के बाद भी वो मेरी बात पर विश्वास कर ही नहीं रहा था। उन्होंने एक ही जिद लगा रखी थी कि नहीं नहीं, आपको मैं ऐसे घर जाने नहीं दे सकता हूँ, आपको बिल देकर ही जाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से जा सकती हैं। मधुमिता जी कहती हैं कि होटल में बहुत सारे लोग थे और सबके सामने ऐसे बहस करने में मुझे बहुत शर्मा रही थी, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी ना, मैं ही अपना पर्स घर पर भूल गई थी, जिस वजह से मुझे इस स्थिति को झेलना पड़ रहा था। पर वहाँ से मैं कैसे निकलूं, यह भी मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पास सच में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अब होटल वाले को देने के बाद भी मुझे किराए के लिए भी पैसे चाहिए थे। मधुमिता जी कहती हैं कि मैंने निश्चय किया कि मुझे अपनी मम्मी को कॉल करना ही पड़ेगा और उन्हें पूरी बात बतानी पड़ेगी। मेरे पास तो मोबाइल फोन नहीं था, पर हमारे घर पर मम्मी के पास मोबाइल फोन था, तो मैंने दुकान वाले अंकल से ही कहा कि आप मुझे अपना मोबाइल फोन दीजिए, मुझे घर पर अपनी मम्मी को कॉल करना है। फिर होटल वाले के मोबाइल फोन से ही मैंने अपने मम्मी को कॉल किया और तभी मेरे जीवन में घटती है एक अद्भुत घटना। मधुमिता जी कहती है कि मेरे साथ कभी ऐसी घटना घटेगी, मेरे साथ कभी ऐसी लीला होगी, यह मेरे कल्पना से भी परे था। मैं जैसे ही अपनी मम्मी को पूरी बात बताती हूँ, मेरी मम्मी कहती है कि तुम कहाँ हो, बताओ, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुँचती हूँ। मधुमिता जी कहती है कि मैं अपने मम्मी को अपना एड्रेस बताती हूँ और तभी उसी समय लगभग 5 मिनट में ही मेरी मम्मी उस होटल में पहुँच जाती है। होटल वाले अंकल को बिल दे देती है और फिर मैं अपनी मम्मी से बात करते हुए कोचिंग चली जाती हूँ। मम्मी मुझे कुछ पैसे दे देती है ताकि मैं बस वाले को किराया दे सकूं और वापस अपने घर जा सकूं, और उसके बाद मम्मी भी घर चली जाती है। अब कोचिंग के बाद घर वापस आते ही मैं अपनी जिज्ञासा को और रोक ना पाई। मन में बहुत कौतूहल चल रहा था कि उस समय मेरी मम्मी इतनी जल्दी 5 मिनट में वहाँ होटल कैसे पहुँच सकती है। सच कहूँ तो जब से मैं थोड़ी बड़ी हुई हूँ ना, मैं ही बाहर के सारे काम करती हूँ। मेरी मम्मी ज्यादा बाहर घूमना फिरना भी नहीं करती है, उन्हें ज्यादा बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है। उनका पूरा दिन घर पर ही कोचिंग में ही बीत जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर से कॉलेज की दूरी लगभग 20 मिनट है, वो भी बस से। तो मेरी मम्मी 5 मिनट में वहाँ कैसे पहुँच गई? अब ये सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। घर पहुँचते ही मेरी मम्मी से मैंने ये सवाल पूछा तो मेरी मम्मी कहती है कि तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? मधुमिता जी कहती हैं कि इसके बाद मेरी मम्मी एक हैरान कर देने वाली घटना मुझे बताती है। मेरी मम्मी कहती है कि वो बच्चों को कोचिंग पढ़ा रही थी, तभी अचानक से घर के मंदिर से कुछ गिरने की आवाज आती है। मेरी मम्मी कहती है कि मैं तुरंत घर के मंदिर में पहुंचती हूँ, तो क्या देखती हूँ कि वहाँ का सारा सामान सही जगह पर रखा हुआ है, कोई भी सामान इधर उधर गिरा हुआ नहीं है। तो फिर मंदिर से अचानक से आवाज कहाँ से आई? पर पता नहीं कैसे मेरा ध्यान तुरंत लड्डू गोपाल की ओर जाता है और मैंने तुरंत लड्डू गोपाल की ओर देखा और मुझे ऐसा लगा मानो लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हो, मैया ओ मैया, मुझे खजूर गुड़ का रसगुल्ला खाना है, और मैया मुझे आज ही खजूर गुड़ वाले रसगुल्ले खिला दो ना मैया। मधुमिता जी कहती हैं कि जब मेरी मम्मी मुझे यह बात बता रही थी तो उनकी आंखें नम हो रही थी। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि मुझे नहीं पता लड्डू गोपाल को देखते ही अचानक से मेरे मन में यह भाव क्यों आया, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हो, मैया मुझे खजूर गुड़ वाले रसगुल्ले खाने हैं। मतलब ऐसा समझिए कि बाल गोपाल को देखते ही मेरी मम्मी के मन में यह भाव आया था कि लल्ला मुझे साक्षात कह रहे हैं कि उन्हें खजूर गुड़ वाले रसगुल्ले खाने हैं और उन्हें अभी ही खाने हैं, अभी तुरंत उन्हें रसगुल्ले खाने हैं। ऐसा लगा मानो लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हो कि मैया तुम अभी जाओ और अभी जाकर मेरे लिए खजूर गुड़ वाले रसगुल्ले लेकर आओ। मधुमिता जी कहती हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि उस समय मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। मैं वापस बच्चों के पास कोचिंग में आई और मैंने बच्चों से कहा कि आज आप लोगों की छुट्टी है, आप लोग घर चले जाओ। जबकि आधे घंटे में दूसरे बैच वाले बच्चे भी घर पर आने वाले थे, पर मुझे नहीं पता उस समय मुझे क्या अनुभूति हुई, मैं क्या सोच रही थी। मैंने तुरंत बच्चों को छुट्टी दे दिया और अपना पर्स उठाया, मोबाइल फोन उठाया और घर पर ताला लगाया
और तुरंत मैं सीधा लड्डू गोपाल के लिए खजूर गुड़ वाले रसगुल्ले लेने के लिए निकल गई। और दोस्तों यहाँ संयोग देखिए, मधुमिता जी कहती हैं कि खजूर गुड़ वाले रसगुल्ले मेरे कॉलेज के पास वाले मार्केट में ही मिलते हैं। मतलब अगर लड्डू गोपाल को देखकर मेरी मम्मी को ऐसा लगता कि उन्हें किसी और चीज, कोई और चीज खाने की इच्छा हो रही है तो वो हमारे आसपास के मार्केट से लेकर आती। पर क्योंकि मेरी मम्मी के मन में यह भाव आया कि लड्डू गोपाल को खजूर गुड़ वाले रसगुल्ले खाने हैं, इसीलिए मेरी मम्मी को मेरे कॉलेज के पास वाले मार्केट में जाना पड़ा। अब मेरी मम्मी कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे मन में क्यों ऐसा भाव आया। कोचिंग बंद किया मैंने, सारे बच्चों को छुट्टी दे दी और मैं तुम्हारे कॉलेज के पास वाले मार्केट में खजूर गुड़ वाले रसगुल्ले लेने के लिए पहुंच गई। और मधुमिता जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया, जब से मैं थोड़ी बड़ी हुई हूँ घर के सारे सामान भी मैं ही खरीद कर लाती हूँ। लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी खरीदना हो मेरी मम्मी मुझे बताती है, मैं बाजार से वो सारी चीज लेकर आती हूँ। पर आज यह पहली बार था जब मेरी मम्मी अचानक से, वो भी इतने दूर, घर से 12 किलोमीटर दूर वाले मार्केट में, मेरे कॉलेज के पास वाले मार्केट में लड्डू गोपाल के लिए खजूर गुड़ वाले रसगुल्ले लेने के लिए पहुंचती है। अब मेरी मम्मी कहती है कि जब मैं लड्डू गोपाल के लिए खजूर गुड़ वाले रसगुल्ले खरीद रही थी उतने में ही तुम्हारा कॉल आ गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास बिल्कुल 5 मिनट में ही पहुंच गई। मधुमिता जी कहती है कि जब मेरी मम्मी ये सारी बातें मुझसे कह रही थी ना, तो मुझे ये किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। मम्मी की एक एक बात मुझे चमत्कार लग रही थी। तभी मैं अपने मम्मी से एकदम आश्चर्य होकर कहती हूँ कि मम्मी, क्या ऐसा संभव है? आपको ऐसी अनुभूति हुई और आप सीधे एकदम से बिना कुछ सोचे समझे मेरी कॉलेज के पास वाले बाजार में चली गई लड्डू गोपाल के लिए खजूर गुड़ वाले रसगुल्ले खरीदने। और आज ही मेरे साथ ये घटना भी घटी। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचती तो पता नहीं मुझे और कितनी मुसीबत को झेलना पड़ता। मम्मी, ऐसा कैसे हो गया? और मम्मी, इतना सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? मधुमिता जी कहती है कि मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। और उसके बाद मेरी मम्मी हंसते हुए मुझसे कहती है कि बेटा, ये सब हमारे लड्डू गोपाल की लीला है, मेरे कान्हा की लीला है। हमारे लड्डू गोपाल की इच्छा से ही सब कुछ होता है। पर अभी तुम छोटी हो, ना समझो, भगवान को तुम इतना नहीं मानती, ना ही तुम ज्यादा पूजा पाठ करती हो। पर मैं तो ठाकुर जी को मानती हूँ ना, मुझे अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास है। देखो ना, आज मेरे कान्हा ने ही तुम्हारे उद्धार के लिए मुझे वहाँ पर भेजा था। दोस्तों, मधुमिता जी कहती हैं कि उस समय मेरी मम्मी की कही गई हर एक बात मेरे हृदय को स्पर्श कर रही थी। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल मेरे आसपास ही हैं। और मुस्कुराते हुए मेरी मम्मी की बोली गई उन बातों ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। इस घटना के बाद मेरे साथ कुछ भी होता है, अच्छा बुरा, मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, जीवन में गम हो खुशी हो, हर वक्त, हर क्षण, हर मुहूर्त में अपने लड्डू गोपाल को ही याद करती हूँ। और मैं यह महसूस करती हूँ जैसे मेरे कान्हा मेरे आसपास है। मधुमिता जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मेरी श्रद्धा भक्ति, मेरा विश्वास लड्डू गोपाल पर कई गुना बढ़ गया। और फिर मैं भी अपने मम्मी के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब मेरी शादी हो गई है, मैं अपने ससुराल में हूँ, मेरी मम्मी भी मेरे साथ ही रहती है। और ठाकुर जी की कृपा से मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है कि मेरे ससुराल वालों को मेरी मम्मी के हमारे साथ रहने से कोई आपत्ति नहीं है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी को अपनी बहन की तरह मानती है। अब तो मेरी मम्मी के साथ साथ लड्डू गोपाल भी हमारे साथ रहते हैं। मैं पूरे श्रद्धा भाव से, प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। और यह तो मुझ पर लड्डू गोपाल की परम कृपा है, जो लड्डू गोपाल ने मुझे ऐसा घर परिवार दिया, इतना अच्छा ससुराल दिया कि मेरे ससुराल में भी सभी मेरे कान्हा से बहुत प्रेम करते हैं। मेरे ससुराल वाले पूरे श्रद्धा भाव से पूरा परिवार मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। ससुराल में अपने लड्डू गोपाल, अपनी मम्मी और पूरे परिवार की
साथ मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है ना, अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। लड्डू गोपाल अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए ऐसी अद्भुत संयोग बनाते हैं, ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं, पर कभी भी किसी परिस्थिति में अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।